ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्स्ट इंडिया आपके लिए कर रहा है डॉक्टर कॉन्क्लेव, जिसमें हम अलग अलग डॉक्टर्स को, अलग अलग एक्सपर्ट को जोड़ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि कोरोना के लिए आपको क्या क्या करना जरूरी है, क्या नहीं करना है, कैसे बचना है, कैसे वे ऑफ ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप घर पर होम क्वारंटीन हैं तो फिर आपको क्या एहतियात बरतनी है। और इसी कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ गए हैं डॉक्टर धर्मेश, जो कि प्रभारी हैं आईडीएच सेंटर के। डॉक्टर धर्मेश जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर स्वागत सर। जी, थैंक यू सर। वर्तमान स्थिति में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले सर, और क्योंकि आप आईडीएच सेंटर के प्रभारी हैं, जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़े हैं, आपके सेंटर की चुनौतियां कैसे बढ़ी हैं? सर जैसा कि आपने बताया, अभी कोरोना अप्रत्याशित तरीके से एकदम से जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, बेसिकली इसके लिए कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जवाबदार हैं। और कोरोना, एक साल से हम इस कोरोना को फेस कर रहे हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर फियर फैक्टर, डर बहुत ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस लेवल कम था। धीरे धीरे फियर फैक्टर कम होने लगा और फियर फैक्टर का अगर स्केल हम देखें मार्च के लास्ट वीक में, तो फियर फैक्टर लगभग 1 के स्केल पर था, 0 to 10 पे देखें तो। और कॉन्फिडेंस लेवल अगर 0 to 10 पे देखें तो 10 पर था, या अपन कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस था। तो इसके कारण लोगों का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। लोग क्राउड इकट्ठे होने लगे, मेलों में जाने लगे, शादी विवाह बिल्कुल पुरानी तरीके से ही होने लगे। और उसके कारण कोरोना का जो सेकंड वेव है बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से और एग्रेसिव रूप से आगे बढ़ रहा है। उसका कारण कि कोरोना के कई सारे वेरिएंट भी आ गए और लोगों का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था सर जी। सेकंड, अगर अपन इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मैनेजमेंट 2 लेवल पर होता है। एक होता है सरकार, प्रशासन और चिकित्सा विभाग, और दूसरा कम्युनिटी लेवल पर। तो अगर अपन सरकार के स्तर पर देखें तो आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे कैबिनेट मंत्री महोदय लगभग रोजाना कोरोना से संबंधित समीक्षा कर रहे हैं, कोरोना से संबंधित हमारे एक्सपर्ट्स ग्रुप्स के साथ बात कर रहे हैं और किस तरीके से इस कोरोना केसेस को कम किया जा सकता है, इसकी सीवियरिटी कम की जा सकती है, किस तरीके से हमारे यहाँ अस्पतालों की क्षमताएं बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन बढ़ाई जाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग का अगर अपन देखें तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर भंडारी सर ने कुछ दिनों पहले पूरे राजस्थान के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको एक प्रेजेंटेशन दिया था कि एक प्रोटोकॉल बनाया कि किस तरीके से कोरोना के जो केस आ रहे हैं उन कोरोना केसेस को कैसे अपने को क्लासिफाई करना है, माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस एंड सीवियर केसेस। माइल्ड केसेस को होम क्वारंटाइन में क्या क्या ध्यान रखना है, मॉडरेट केसेस को किस तरीके से हमें ट्रीट करना है जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उस पर, और सीवियर केसेस में किस तरीके से अस्पताल के अंदर कब रेमडेसिविर लगाना है, कब स्टेरॉइड देना है, कब जो ब्लड थिनर हैं वो देना है, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है वो देना है। ऑक्सीजन सप्लाई का है तो भंडारी सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि ऑक्सीजन का रेशनल यूज कैसे किया जाए, ऑक्सीजन को मरीज के लिए जीवन रक्षक बनाया जाए, लेकिन उसका जो कई बार वेस्टेज हो जाता है उसको किस तरीके से रोका जाए, जिस पर भी सुधीर भंडारी सर ने ये तो राजस्थान बखूबी जानता है कि हमारे डॉक्टर्स कितनी काबिल हैं और बीते 1 साल में जिस तरीके से कोरोना से फाइट की है, इस जंग को लगभग हम फरवरी में जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद कुछ लापरवाही रही, सेकंड वेव आई और वापस हम इसकी जद में आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है, इन सबके बीच में आईडीएच सेंटर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि पेशेंट केयर की बात हो या फिर आइसोलेशन करने की बात हो, ये सब जिम्मेदारियां आईडीएच सेंटर की आती है। ऐसे में सर सवाल यह है कि जो बच्चे हैं, क्या बच्चों के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? क्या इस बार बच्चे भी सेकंड वेव में इन्फेक्टेड हो रहे हैं? हाँ, यस सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ सर कि जो RUHS का हमारा इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल है राजस्थान में, अस्पतालों की क्षमताएं बढ़ाने में आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब हमारे पास कोरोना के केसेज आए थे
तो एसएमएस के पास एकमात्र आईडीएच हॉस्पिटल था जिसकी क्षमता मात्र 50 बेड की थी। उसके बाद ये आरयूएचएस का जो आईडीएच एसएमएस ने लिया और उसमें आज 1250 बेड की क्षमता है, 250 आईसीयू बेड हैं और 100 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं। 150 बेड हमने स्पाइनल जो सेंटर है उसका ले लिया है। और आरयूएचएस की क्षमताओं के बारे में सर मैं बताऊं, यहाँ पर लगभग हर उम्र के बच्चे, जवान, बूढ़े सभी भर्ती हो रहे हैं। लास्ट ईयर जब कोई भर्ती होता था 25 साल का, 30 साल का व्यक्ति, तो हम कहते थे कि ये जल्दी ठीक होके चले जाएगा क्योंकि मॉर्बिडिटी नहीं है, ओल्ड एज भी नहीं है, यंगस्टर्स को बहुत कम प्रभावित कर रहा था, बच्चों को तो बहुत ही कम प्रभावित कर रहा था। लेकिन ये जो सेकेंड वेव आई है सर कोरोना की, इसमें सभी एज ग्रुप प्रभावित हो रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा जोधपुर में और इवन हमारे आरयूएचएस में भी कुछ एक केसेज 32 साल की उम्र में लंग्स फाइब्रोसिस हो गया। मतलब कोई भी एज बाकी नहीं है, बच्चे भी प्रभावित हो रही हैं। हर 20वां पेशेंट 10 साल से कम उम्र का है, यानी कि 5% जो बच्चे हैं वो 10 साल से कम उम्र के हैं। करीब 11% 10 से 19 साल के, यानी कि जिनको हम एडोलेसेंट एज ग्रुप कहते हैं, करीब 11% उस एज ग्रुप के लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। यानी कि ये जो बच्चे हैं, ये जो वयस एडोलेसेंट है, किशोरावस्था के बच्चे हैं, यंग हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ये सुपर स्प्रेडर की तरह भी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए सर अस्पताल के स्तर पर सरकार और चिकित्सा विभाग, मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, सामुदायिक भागीदारी का, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमें, जैसे कहते हैं ना कि युद्ध जैसी स्थिति है, कोरोना एक हेल्थ इमरजेंसी है और युद्ध जैसी स्थिति है। और युद्ध जैसी स्थिति में युद्ध अस्पताल में नहीं लड़े जाते सर, युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं, समुदाय में लड़े जाते हैं। तो कोरोना से लड़ाई हमें समुदाय में करनी है। मैं सर क्योंकि अलग-अलग डॉक्टर से हम बातचीत करें हैं, डॉक्टर धर्मेश जी, हम सुधीर भंडारी जी से भी बात कर चुके हैं, आरयूएचएस के डॉक्टर राजेंद्र जी से भी हम बात कर चुके हैं, अलग अलग डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं। सवाल सर मेरा आपसे ये है कि जो बच्चे, आपने कहा कि 5% के आसपास बच्चे हैं जो 10 साल से नीचे के हैं और जो इस बार जो इफेक्टिव हुए हैं, उनमें किस तरीके का संक्रमण दिखाई दे रहा है, किस तरीके के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं? क्या उनके लिए भी वेव ट्रीटमेंट वही है जो यंगस्टर के लिए, ओल्ड एज के लिए है? सर बच्चों के अंदर भी लगभग थोड़े डिफरेंट सिम्टम्स हैं। किसी को दस्त हो रहे हैं, किसी को पेट दर्द हो रहा है, किसी को उल्टियाँ हो रही है, किसी को फीवर आ रहा है। और उसके लिए हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस बिल्कुल बेटर तरीके से केस मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि मैं सामुदायिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समुदाय को इंगित करके बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो कोरोना से जीतने की है, उसे हम समुदाय स्तर पर लड़ करके ही जीत पाएंगे। और समुदाय स्तर पर हमें अब प्रत्येक घर में अनुशासन, स्व अनुशासन पर काम करना पड़ेगा कि घर से अगर कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है तो घर वाले सबसे पहले उसे रोकें। रोकना और टोकना हमें करना पड़ेगा। रोकें कि आप क्यों जा रहे हो, अगर कार्य आवश्यक नहीं है तो घर पर रुको। अगर बच्चे को कैसे बचाएं इस स्थिति में? बच्चा तो मास्क भी नहीं लगाता। अब जो 4 साल का, 5 साल का बच्चा है उसको मास्क के बारे में ज्यादा नहीं पता, उसको कैसे बचाएं? अगर ये 5% है तो बहुत ज्यादा है सर। नहीं तो उन्हें घर से जो मूवमेंट है बच्चों का बाहर, उसे हमें रोकना ही पड़ेगा सर। क्योंकि अगर बच्चे बाहर जाएंगे और दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे तो एक दूसरे बच्चे से जो इन्फेक्शन है वो लेकर के बच्चा खुद भी संक्रमित होगा और घर पे आकर के, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं रह पाते, तो सारे परिवारजनों को संक्रमित करेंगे। तो बच्चों का घर से मूवमेंट हमें रोकना ही पड़ेगा। और बड़े व्यक्तियों का जो मूवमेंट है, अगर नेसेसरी मूवमेंट है तो उसे हम अलाउ करेंगे, लेकिन उसमें उसको मास्क लगा के घर से निकलना है। और मास्क में सर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि घर से निकलते वक्त मास्क लगाएं और वापस घर आकर के उस मास्क को हटाएं। हमारे यहाँ क्या होता है सर कि मास्क लगा करके आदमी जाता है, थोड़ी देर बाद में मास्क नाक के नीचे आ जाता है और थोड़ी देर बाद गर्दन में लटका हुआ मिलता है। उस मास्क का कोई मतलब नहीं है, बल्कि मास्क में आपको नाक और मुंह पूरा कवर रहे, मास्क को ऊपर से टच नहीं करना है। मास्क को उतारते टाइम भी कान के पास जो डोरी होती है उस डोरी से उतार करके उसको डस्टबिन में डालना है, या कपड़े का मास्क है तो जहां रखना है, उसके बाद उसको वॉश करना है। डॉक्टर धर्मेश जी, तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई सर।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए। और ये एक अलग तरीके का फैक्ट जो आपने बताया कि 5% बच्चे इस बार संक्रमित हो रहे हैं जिनकी उम्र 10 साल से नीचे है। इसलिए आपके लिए अलर्ट रहने की जरूरत और ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा संक्रमित हो जाए या बच्चे के जरिए पूरा परिवार संक्रमित हो जाए।